नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले ठगों को सुरक्षा दे रही है बीजेपी की सरकार। आप समझिए दोस्तों, पीएमओ में ठग गुजराती कैसे जो है यहाँ पर पीएमओ में रह रहा था पूरी टीम में, और पुलिस को कानों कान खबर नहीं पड़ी। बताएंगे क्या कुछ मामला था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले पहले प्रधानमंत्री मांगे देश से माफी, उसके बाद सोचेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले श्रीनगर वाले मामले पर भड़के उमर अब्दुल्ला, बोले अजीब अजीब सी नालायक सरकार है ये। जी हाँ, आपको बता दें गुजराती किरण भाई पटेल, जो कि अपने आप को दोस्तों आप समझिए पीएमओ का हिस्सा बताता था, उसके ऊपर भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में पहुंचा बागेश्वर तो हो गई सियासत तेज, बोले भगाओ इस फर्जी को, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान 2024 में बनाएंगे सत्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले 2024 में बिगड़ेगा बीजेपी का खेल, अखिलेश कर देंगे खेला, कम से कम 50 सीटें जीतने का दावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, निशिकांत दुबे भूला अपनी मर्यादा, महुआ मोहित्रा को बता डाला वेश्या। बताएंगे क्या कुछ बोला है लोगों ने इसके बयान पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रेशन नेता का स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अब नहीं चिल्लाओगी, अब चुपचाप बैठी रहोगी महिला के अपमान के ऊपर। बताएंगे बीजेपी नेता ने क्यों महुआ मोहित्रा को वेश्या बोला और क्यों बिफर गई है जो है सुप्रेशन नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पीएम मोदी मांगे देश से माफी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का दोस्तों नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले नीतीश ने किया है बीजेपी को सबसे मजबूत। बताएंगे दोस्तों, जहां भी ओवैसी जाते हैं वहां पर सेम टू सेम डायलॉग मारते हैं। तो दोस्तों सारी खबरें बताएंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिरे, पीएमओ में फर्जी, आप समझिए फर्जी अधिकारी को घुसेड़ने वाला मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल पीएमओ में फर्जीवाड़ा, बाकायदा अहम बैठकों में अहम जानकारियों में भारत की, और दोस्तों ऐसी वैसी नहीं कि किसी आम जनता की जानकारियां, आप समझ सकते हैं कि वहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां थी। लेकिन आप समझिए एक ठग जिसका नाम दोस्तों किरण भाई पटेल है, जो कि गुजराती है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है ये बीजेपी का सदस्य है। जी हाँ, आपको बता दें पवन खेड़ा ने खुद इस पर खुलासा भी किया। अब राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। पहले चीन के मुद्दे पर चाइना को कोई जवाब नहीं दिया, चीन से लगातार सीमाएं हमारी गंवाती जा रही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। दोस्तों आप समझिए किरण भाई पटेल इतने समय से ये दोस्तों पीएमओ में है, ये अपने आप को पीएमओ का एक हैंडल अधिकारी बताता है। ये श्रीनगर में जाता है, वहां का दौरा करता है, वहां के बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ इसकी फोटो खींचती है। और दोस्तों आप समझिए फोटो खिंचवाने के साथ साथ कोई इससे ये नहीं पूछता कि भैया कोई लेटर दो, कोई ज्वाइन लेटर दो, तुम कहां से आए हो, किसने तुम्हें यहाँ नियुक्त किया है, ऐसा कुछ नहीं होता। किरण भाई पटेल के नाम का ये व्यक्ति दोस्तों गुजराती है, और आप तो समझ सकते हैं कि मोदी जी भी गुजराती, अमित शाह भी गुजराती, और दो गुजराती ने मिलकर तीसरे ठग को भी गुजराती को यही रख लिया। सबसे बड़ी बात तो सरकार को 4 महीने बाद पता चलता है कि अरे ये तो फर्जी है। उसको दोस्तों बकायदा वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे रखी थी। आपको बता दें वाई कैटेगरी क्या होती है। दरअसल दोस्तों इसमें आपको 55 वो मिलते हैं जिसमें कमांडो होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस ठग को बकायदा बीजेपी ने न सिर्फ गाड़ियां दे रखी थी एक के पीछे एक, बल्कि दोस्तों इस ठग को पूरी सिक्योरिटी दे रखी थी, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछ लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों विपक्ष का हंगामा सोमवार के दिन भी रहेगा जारी। विपक्ष ने बनाई रणनीति, अडानी वाले मामले पर फिर घिरेगी मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों अब की बार तो ऐसा लग रहा है जैसे एक भी दिन सदन चलने वाला है ही नहीं। सदन के 3-4 दिन निकल चुके हैं दोस्तों।
और मोदी सरकार अब तक चुप है। क्यों है चुप दोस्तों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार चाहती नहीं है कि सदन चले। लोग खास करके बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी सदन में कुछ बोले और लोगों के निशाने पर आ जाए पीएम नरेंद्र मोदी। सब जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी जब भी कुछ बात बोलते तो काफी सोच समझकर और धैर्य के साथ बोलते हैं, और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी को संसद में बोलने के लिए 2 दिन पहुंचे राहुल गांधी, लेकिन उनको दोनों ही दिन संसद में बोलने नहीं दिया गया। एक दिन जब राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी को चुप करा दिया गया। दूसरे दिन जब राहुल गांधी पहुंचे दोस्तों, तो ना पहले दिन स्थगित कर दी गई थी। राहुल के पहुंचते ही, जैसे ही वो सदन में पहुंचे, कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। और उसके बाद जब दूसरे दिन भी राहुल गांधी पहुंचे, शनिवार के दिन दोस्तों, तो उस दिन आप समझिए सोमवार तक के लिए जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी नहीं चाहती कि वो बोले, और ये शायद सच भी है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये बात साबित हो चुकी है कि फिलहाल बीजेपी राहुल गांधी के बोलने से डरती है। बीजेपी के दिमाग में दोस्तों बस एक ही चीज चलती है, किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि आप भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इन चीजों को, जिनको वो एक तरीके से इग्नोर कर रही है, वही बीजेपी के अंत का कारण बनेंगी। राहुल गांधी ने भी कई बार कहा है कि भैया जब भी मैं सदन में पहुंचता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, और अब यही बात है दोस्तों जो विपक्ष आगे की रणनीति बना रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आगे भी सदन चल पाएगा, क्योंकि सदन को लगते लगते 3 दिन हो गए थे, सदन तीनों दिन ठप रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार सिर्फ अपना कानून पास कराने के लिए आती है और चली जाती है। बजट सेशन में कुछ मिलता है नहीं लोगों को। इससे बड़ी बात यह है कि अब देखना ये होगा कि सोमवार के दिन विपक्ष क्या हंगामा करने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल ने बता दिया क्या है अखिलेश का यह लक्ष्य, लोकसभा में जीतेंगे कितनी सीटें। आपको बता दें चाचा शिवपाल का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी, इस बार समाजवादी पार्टी लोकसभा की सारी सीटें हासिल कर रहेगी। आपको बता दोस्तों जब मामला लोकसभा का आ जाता है और अगर विपक्ष पार्टियों को सीटें मिल गई तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार आराम से बना ली जाएगी विपक्ष की। विपक्ष हालांकि जैसे कि हमने कहा कि कांग्रेस की बनेगी, लेकिन विपक्ष उसमें एक अहम भूमिका सपोर्ट में नजर आएगा। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त बीजेपी देश में खास करके विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा, चाचा शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव का लक्ष्य सीधा है, हम इस बार लोकसभा में 50 सीटें जीतेंगे और हमने 50 सीटें जीतने का मन बना रखा है। आपको बता दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत गई तो समझ लीजिए कितना बड़ा खेल हो जाएगा। दरअसल दोस्तों चुनाव में एक ट्विस्ट आया था, आपको याद होगा 2019 में लगभग राहुल गांधी की यानी कि कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकार बना ली थी, जिसमें पंजाब था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था और मध्य प्रदेश था। इन 4 राज्यों में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी और बीजेपी चारों राज्य हार गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों 2019 में ये मामला जो है यहाँ पर जब 2019 तक बढ़ा, ये मामला 2017 से 2019 में, तो दोस्तों आप समझिए लोकसभा में पूरा खेल पलट गया। लोकसभा में कांग्रेस की जगह बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई और इसीलिए नरेंद्र मोदी इस देश के दोबारा पीएम बन गए। सवाल वही दोस्तों कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से वोट कर दिया। क्या इसमें विपक्ष की गलती थी? तो हम कहेंगे बिल्कुल थी दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा था। आधे इधर आधे उधर में काम नहीं चला। अब की बार देखना यह होगा कांग्रेस की रणनीति है क्या। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों जम्मू कश्मीर में गरजे उमर अब्दुल्ला, बोले फिलहाल क्या नालायक सरकार है ये। 4 महीने तक किरण भाई पटेल नाम का व्यक्ति पीएमओ में रहता है, वो बड़े बड़े आला अधिकारियों से मिलता है, देश की सुरक्षा की सारी जानकारी उसके पास होगी। वो क्या कर सकता है दोस्तों ये आप अच्छे से जान सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसका नाम किरण भाई पटेल बताया जा रहा है, जो कि गुजरात का रहने वाला है, वो खुद कहता है कि नरेंद्र मोदी
ने मुझे जो सुरक्षा दी है। और दोस्तों वो आराम से सबके साथ फोटो खिंचाता है, घूमता है। लेकिन सवाल फिर से वही दोस्तों, बीजेपी कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वाह भाई, मतलब दोस्तों हमारे देश में ऐसी भी सरकार चल रही क्या? कोई भी कहीं पर आ जाता है और ये सरकार कह दे कि हम तो उसे पहचानते ही नहीं है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत लगाने का काम कर रही है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की इस नफरत को कैसे चुनौती देगी दोस्तों आम जनता। क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भले ही ठगी करती रहे, धोखा देती रहे लोगों को, लेकिन इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि फिलहाल कहाँ जाना है और क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत, बोले आपने बीजेपी में गुंडे मवालियों को भर रखा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों जो है बीजेपी के नेताओं की जुबान कितनी प्यारी हो गई है ये तो आप जानते ही हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि निशिकांत दुबे जो कि झारखंड का बीजेपी का एमएलए है, उसने दोस्तों आपको बता दें महुआ मोहित्रा के बारे में बहुत ही गंदी बात बोल दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी के नेताओं की जुबानों पर दोस्तों सिर्फ गंदगी रहती है और वो गंदगी को रोक नहीं पाते हैं। अब जरा निशिकांत दुबे ने ट्वीट क्या किया टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोहित्रा पर, यह भी सुन लीजिए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा दोस्तों, निशिकांत दुबे लिखते हैं कि न छोटे का लिहाज और ना ही जो है यहाँ पर बड़े का लिहाज। इसको लेकर श्रीकांत दुबे ने कहा कि ये एक महिला सांसद मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट ना करें। अपने धर्म वैशाली की नगर वधु तक को सम्मान समाज न दिया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, वैशाली की दो वर्डों पर ध्यान डालिए इनके, वैशाली की नगर वधु यानी कि दोस्तों वेश्या। इन्होंने दो लोगों को ये कहा है, एक तो टीएमसी की हैं और दोस्तों दूसरी कांग्रेस की हैं। इन दो महिलाओं के बारे में इस तरीके के अपशब्द यूज किए गए हैं, उनको वेश्या बता दिया गया है। और जिसके बाद आपको बताते चले, सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की तेज तर्रार नेता, उन्होंने निशिकांत दुबे को जो है यहाँ पर निशाने पर ले लिया। तो आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने सबसे पहले तो स्मृति ईरानी को ललकारा और कहा कि कहाँ हो, अब नहीं उठाएंगी, अब नहीं खुलेगा तुम्हारा मुंह, अब नहीं चीखोगी जोर जोर से। आपको बताते चले दोस्तों, निशिकांत दुबे के ऊपर यह आरोप लगाया था जो है टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने कि इसकी फेक डिग्री है। अब ऐसे में सीधे सीधे दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने इनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक ट्वीट भी किया है। सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करती हैं, निशिकांत दुबे एक महिला विधायक की तुलना वैशाली की नगर वधु मतलब वेश्या से की है। ऐसे जाहिल आदमी का सर जो है राजनीति में सदन में होना इस देश का अभिशाप है। तो दोस्तों यहाँ पर धन्य मानसिकता पर तरस आता है। निशिकांत दुबे माफी मांगो। और देश की महिला आयोग जो है दोस्तों, अगर उसको चरमबंदी यानी कि अगर उसको मोदी सरकार की भक्ति से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इसके ऊपर केस दर्ज करो, इसको देख लो निशिकांत दुबे को। इसके आगे वो ये भी लिखती हैं, वैसे इसकी उम्मीद मुझे कम ही है। मतलब कि जो महिला आयोग है वो तो बीजेपी की पाली हुई है फिलहाल, तो इसकी उम्मीद उन्हें कम ही है कि वो कोई एक्शन निशिकांत दुबे के ऊपर लेंगे। ये तंज भी कसते आखिर में सुप्रिया श्रीनेत ने कसा। आप समझिए, एक बीजेपी का विधायक जिसका नाम निशिकांत दुबे है, वो महिला को दोस्तों वैश्याली की नगर वधु यानी कि दोस्तों वेश्या बता रहा है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी में कितना फर्क है। नरेंद्र मोदी जो लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हमारे सारे नेता महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, ये सम्मान होता है दोस्तों महिलाओं का। महिलाओं को लातों से मार दिया जाता है, कई बार वीडियो सामने आए हैं, लेकिन तब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर सी बात है, जब आप कार्रवाई नहीं करोगे तो आम जनता को ही कानून हाथ में लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सुधारना पड़ेगा। वक्त है, अभी भी बीजेपी सुधर जाए दोस्तों, वरना जब देश की जनता सुधारने पाएगी तो दौड़ा दौड़ा कर सुधारेगी। ऐसे नहीं सुधारती जनता, दौड़ा दौड़ा कर सुधारती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी लगा दिए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों इरफान सोलंकी को आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सोलंकी को गिरफ्तार किए हुए दोस्तों काफी लंबा समय हो चुका है। ऐसे में इरफान सोलंकी की पत्नी ने कल योगी को जमकर धोया और कहा कि फिलहाल ना हम थोड़ी देर मिल पा रहे हैं, न जाते में ना आते में, हमें थोड़ा समय दिलाया जाए। आपको बता दोस्तों, योगी भड़कते उन्होंने कहा कि फिलहाल सीधे लोगों को गिरफ्तार कर रही है बीजेपी की सरकार। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो ये सरकार है इसको पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा है। और मुझे एक चीज तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अपने नेताओं को तो बचाती है और विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम करती है। मतलब साफ है कि बीजेपी के ऊपर दोस्तों जितने भी गंभीर आरोप लगे, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसके ऊपर सवाल उठते रहते हैं। इरफान सोलंकी ने योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को जमकर धोया। आपको बता दें, इरफान सोलंकी बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस वालों ने मीडिया से बात करते करते उन्हें धक्का दे दिया। इरफान सोलंकी ने कहा कि फिलहाल जुल्म करने वाला कब तक जुल्म करता रहेगा, चीख उठेंगी यहाँ की दीवारें और लोग। आपको बता दें दोस्तों, इस तरीके का उन्होंने कुछ शेर बोला था, पूरा मुझे याद नहीं है। इरफान सोलंकी ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ आगजनी वाले मामले में इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक है। आपको बता दो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को एक एक कर योगी जेल भेज चुके हैं। इससे पहले भी कई लोगों के नाम सामने आए थे जिन्हें जेल भेजा गया था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी को उल्टा बड़ा झटका लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मतलब साफ है कि जो लोग दोस्तों देश की अखंडता भाईचारे से खेलते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जीने का कोई हक नहीं है। और ये आप भी समझते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी लोगों को परेशान करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है, झूठा आरोप लगाती है दोस्तों। और ये पहला नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा नाहिद हसन, उनको भी इलेक्शन के वक्त उठाया गया था जानबूझ के ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके, लेकिन उनकी जगह उनकी बहन ने इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इन दोनों की सदस्यता रद्द कराने के लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी और दोस्तों इन दोनों को फाइनली सदस्यता रद्द करा ही दी। क्यों आजम खान और क्यों डरती है योगी की पुलिस दोस्तों आजम खान के बेटे से? क्योंकि इन्हें पता है कि ये मजबूत लोग हैं, ये 2024 में बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में। इसीलिए दोस्तों योगी बड़ी चालाकी से समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करवाते हैं। लेकिन योगी ये भूल गए दोस्तों कि आज जिस रास्ते पर तुम खड़े हो कल उस रास्ते पर कोई और होगा। आज जिस विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है कल तुम्हारे ऊपर होगी। कल क्या करोगे? कल लोकतंत्र याद आएगा, ये भी याद आएगा कि कैसे जो यहाँ पर हमें फंसाया जा रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी अभी सत्ता में रहकर समझ नहीं पा रही। जिस दिन सत्ता हाथ से चली गई बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों बर्बादी की ओर बढ़ चलेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर नीतीश कुमार बोले हमारे विधायकों को खरीदा गया, हमारे विधायकों को खरीद कर नीतीश कुमार ने किया है बेकार। सॉरी, तेजस्वी यादव ने। दरअसल दोस्तों आपको बताया नीतीश और तेजस्वी पर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली और नीतीश कुमार को फर्जी बता डाला। जबकि दोस्तों आप खुद भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, उन्हें सारी सच्चाई पता है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अब टारगेट कर रहा है ओवैसी। ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल बिहार में बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार की ही पार्टी थी। उन्होंने ही बिहार में सबसे ज्यादा बीजेपी को मजबूत किया है। आपको बता दें ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा कि सब जानते हैं यहाँ पर सबसे मजबूत पार्टी किसकी है और इस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूत किसने किया है। दरअसल दोस्तों ये आरोप लग रहा है कि लगातार बीजेपी जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर कर उन लोगों के वोट पा रही है दोस्तों, खास करके जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और यकीन मानिए 40% लोग तो होंगे ही दोस्तों जो इन गलत सलत खबरों में आ जाते हैं। 60% भले ही ना आए लेकिन अब भी हमारा आंकड़ा दोस्तों ऊपर ही है। तो ऐसे में सारे भाइयों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए कि ये हिंदू या मुसलमान, क्योंकि ये बीजेपी की राजनीति है, आप और हम इंसान हैं।